सुनो, हाँ जी सुनिए, हम लोग लास्ट टाइम जो बात किए थे वो एक्स पहले वी नॉट एल ग्रेटर था वी नॉट सी से, वो वाला केस हम डिस्कस कर लिए थे। फिर दूसरा डिस्कस किए थे वी नॉट एल लेस देन वी नॉट सी, ये भी डिस्कशन हो गया। तो अब ये दोनों का अगर डिस्कशन हो गया तो अब जो बच रहा है वो केस कौन सा है? वी नॉट एल इक्वल्स हो जाए वी नॉट सी के, वी नॉट एल इक्वल्स हो जाए वी नॉट सी के। तो वी नॉट एल इक्वल्स होगा वी नॉट सी से, तो आई नॉट एक्सएल इक्वल्स होगा आई नॉट एक्सी से, सी ही लिखा है। एक्सएल इक्वल्स एक्सी हो जाएगा क्या? एक्सएल इक्वल्स एक्सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन को अनुनादी अवस्था रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, अब इसका मतलब है कि आप अगर वी नॉट एल सी आर निकालें, वी नॉट एल सी आर, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर। याद होगा, यही तो था। वी नॉट एल वी नॉट सी के बराबर है, तो वी नॉट जो एल सी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वी नॉट आर के इक्वल हो जाएगा। एक ये कंडीशन मिल गई आपको। दूसरी कंडीशन जेड के लिए आपने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल इक्वल्स एक्सी हो गया है, तो ये कैंसिल जीरो हो गया है, ये जीरो हो गया। अब किसी चीज में कुछ, अच्छा ये हमेशा पॉजिटिव संख्या है ना, धनात्मक संख्या हमेशा। काहे धनात्मक है? स्क्वायर है, वर्ग संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो कुछ किसी चीज में कुछ जुड़ ही रहा है। अगर किसी चीज में कोई चीज जुड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू को बढ़ा रही होगी। जैसे तुम्हारे एक जेब में 100 रुपए है, तुम्हारे जेब में 50 रुपए है, तो अगर दोनों जोड़ के बात किया जाए तो तुम्हारी औकात बढ़ रही है। हम ये कहे दूसरे जेब वाला पैसा हटा दिया जाए तो तुम्हारी औकात घट गई ना। तो ये जुड़ने वाली चीज है, ये इसके साथ ऐड ही तो हो रही है, और ऐड हो रही है, और कैसी संख्या है? धनात्मक पॉजिटिव संख्या है। तो ये हो गया पूरा जीरो। तो इसका मतलब जुड़ने वाली चीज अगर जीरो हो गई तो ये जो जेड है ये अपनी मिनिमम औकात पे आ जाएगा क्या? बोलो। तो जेड इक्वल्स आर आ जाएगा। तो जेड मिनिमम आपको मिल गया किसके इक्वल? आर के इक्वल। अच्छा, इसमें सदिश आरेख हमने बनाया था जैसे, तो वो सब भी बना सकते हैं। आपको याद होगा ना, वेक्टर डायग्राम बनाया था। आई नॉट इधर होगा, वी नॉट आर इधर होगा, वी नॉट एल इधर होगा, वी नॉट सी इधर होगा। तो ये जब दोनों कैंसिल आउट हो गया तो यही डायग्राम बचा खाली, ये रिजल्टेंट। अब ये जेड मिनिमम पता चल गया, जेड निकालते थे, वी निकालते थे, दो ही चीज तो उसमें निकालते थे। फिर उसके बाद प्रतिबाधा आरेख बनाते थे, इंपीडेंस सर्किट, इंपीडेंस डायग्राम। कौन सा डायग्राम? इंपीडेंस डायग्राम, प्रतिबाधा आरेख। तो प्रतिबाधा आरेख भी बड़ा इसका सिंपल है। आई नॉट की डायरेक्शन में आर दिखा दीजिए, और इधर एक्सएल दिखा दीजिए, इधर एक्सी दिखा दीजिए। तो एक्सएल और एक्सी फिर से कैंसिल आउट हो गए, तो फिर यही लाइन बची। तो इसका मतलब ये सब चीजें इसमें बड़ी इजी हो गई हैं। तीसरी कंडीशन इसमें tan निकालते थे, तो tan फाई इक्वल्स होता था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? एक्सएल जब एक्सी के बराबर हो गया तो ये जीरो हो गया, तो tan फाई किसके इक्वल हो गया बेटा? जीरो। तो फाई इक्वल्स किसके हो जाएगा? जीरो। आपको पता भी है फाई होता क्या था, इन दोनों का रिजल्टेंट होता था, तो रिजल्टेंट उसी लाइन पे आ गया, तो फाई जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगा? रेजिस्टिव सर्किट जैसा। प्रतिरोध के केस में क्या होता था जब शुद्ध प्रतिरोध लगा था? ये खाली यही लाइन थी ना, V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। उस कंडीशन में आ चुके हैं, अरे आ चुके हैं ना। अब जो इसमें फेजर बनाते थे, फेजर भी देख लीजिए, फेजर बनाते थे तो फेजर ऐसे बनाते थे। ये क्या था? आई नॉट, इसकी डायरेक्शन में वी नॉट आर, इससे 90 डिग्री पे वी नॉट एल, और इससे नीचे 90 डिग्री पे वी नॉट सी। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यही इसका फेजर बचा। अरे सही बात है ना।
रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा t और I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा t, क्योंकि वोल्टेज और करंट रिजल्टेंट दोनों इसी डायरेक्शन में बचे हैं ना, तो इसका वोल्टेज और करंट का ये वो हो जाएगा इक्वेशन। अगर ग्राफ वाइज इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यही वोल्टेज है और ये डॉटेड लाइन वाला करंट है, दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो ये हो गया। अब इसमें जो सबसे सुंदर बात है ये है कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो I इक्वल्स होता है V नॉट LCR अपॉन Z, I नॉट इक्वल्स, यही तो होता था, याद ही नहीं है, V नॉट LCR अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अरे होता था ना। तो ये Z आजकल Z मिनिमम हो गया है, Z क्या हो गया है, Z मिनिमम हो गया है, तो I नॉट इक्वल्स V नॉट LCR अपॉन Z मिन कह लो या R कह लो, Z मिन कह लो या R कह लो, जब ये रेजिस्टेंस ही तो है, Z क्या है, प्रतिबाधा, इंपीडेंस, तो ये रेजिस्टेंस ही है ना, प्रतिरोध ही तो था, तो ये अगर मिनिमम है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो अनुनादी स्थिति में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। अनुनादी स्थिति में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। और थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये वाला पॉइंट लेके चलना है, एक्सएल जब एक्सी के बराबर है, इधर देखिएगा, यहाँ साइड में कर दे कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे आ रहा है ना, एक्सएल जब एक्सी के इक्वल है, एक्सएल जब एक्सी के इक्वल है तो एक्सएल इक्वल ओमेगा एल रटे थे क्या। अब ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कुछ ओमेगा नॉट मान लेते हैं या ओमेगा आर भी लिखते हैं, इसको ओमेगा नॉट लिख दो या ओमेगा आर, आर माने रेजोनेंस माने अनुनाद, ये एक्सी बराबर ओमेगा सी हो जाएगा ना, अरे 1 अपॉन ओमेगा सी, वेरी गुड बेटा। तो ये ओमेगा नॉट हो जाएगा क्या, ओमेगा में गलत हो जाएगा अगर टच कर दिए तो, मिला ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन LC, ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 अपॉन रूट LC, ऐसा हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या, पगलाए 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई FR लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट LC, FR क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर थी, कोणीय आवृत्ति थी, और ये क्या है, रेखीय आवृत्ति है FR, तो FR इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, जगह कम है तो यहाँ ऊपर लिखते हैं, FR इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक ये और एक ओमेगा नॉट इक्वल्स रूट LC, ये अभी बहुत काम आने वाला फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, चल जाएगा क्या, अरे बहुत ज्यादा यूज होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको बिना देखे आपको एक बार लिखना है सारा कुछ, ठीक है जी सर, बिल्कुल लिखिए जरा एक बार बिना देखे। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी वो भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या अनुनादी आवृत्ति कैसे कहते किसको है, I बराबर V बाई Z, आपने पढ़ा ना अभी, तो वह आवृत्ति जिस पर प्रतिबाधा का मान क्या हो जाए, न्यूनतम, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम, जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है, उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। फिर से, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। The minimum frequency at which impedance is minimum, that's why current will be maximum in the circuit. This minimum frequency is known as resonance frequency. This minimum frequency is known as resonance frequency, अनुनादी आवृत्ति। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ऐसे सोचो कि जब XL इक्वल्स XC है तो ये अनुनादी स्थिति है, तो जो दी गई आवृत्ति है उसको हम ओमेगा से लिख रहे हैं, ये किसके बराबर हो गई है,
अनुनादी आवृत्ति के। जब दी गई आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर है तो एक्सएल एक्ससी के बराबर है। ये केस फर्स्ट हो गया। अब जो दी गई आवृत्ति है अगर वो ज्यादा है, अगर आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इधर देखिएगा एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए, और एक्ससी इक्वल्स 1 अपॉन ओमेगा सी, यही तो होता है। अगर एक्सएल मतलब सॉरी ओमेगा बढ़ा दिया जाए, ये ओमेगा कौन सा है, गिवन फ्रीक्वेंसी दी गई आवृत्ति, और ओमेगा नॉट कौन सी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति। ओमेगा नॉट कौन सी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति। जब दी गई आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर है तो उस स्थिति में एक्सएल एक्ससी के बराबर है, इसमें कोई शक। जब ओमेगा को बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ओमेगा को किससे ज्यादा कर दिया जाए, ओमेगा नॉट से, तो ओमेगा अगर बढ़ा दिया जाएगा तो एक्सएल क्या होगा, बोलो, बढ़ जाएगा, इस लाइन से ऊपर चला जाएगा। और ओमेगा अगर बढ़ा दिया जाए तो एक्ससी का क्या होगा, घट जाएगा, ये एक्ससी नीचे चला आएगा। लेकिन एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा तो ये तो बढ़ जाएगा ना, बोलो, ये बढ़ जाएगा मतलब जेड बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा मतलब जेड बढ़ जाएगा। जेड बढ़ गया तो करंट घट जाएगी ना, नहीं आया। तो ओमेगा अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ, ओमेगा अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ तो जेड बढ़ जाएगा जिससे करंट घट जाएगी। फिर से सुन लीजिएगा, अगर ओमेगा अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा हुआ, ओमेगा क्या है, दी गई आवृत्ति, ओमेगा क्या है, दी गई आवृत्ति, अगर दी गई आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा है तो उस स्थिति में जेड का मान फिर वही एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा तो जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो धारा घट जाएगी। तो तीसरा केस एक और देख लेते हैं, जब ओमेगा अनुनादी आवृत्ति से कम है, तो ये एक्सएल बराबर एक्ससी वाली लाइन है, ओमेगा घट गया, ओमेगा क्या हो गया, कम हो गया। ओमेगा अगर कम हो गया तो ओमेगा कम हो गया तो एक्सएल क्या हुआ, बोलो, ओमेगा कम हुआ तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है बाइलर। ओमेगा अगर कम हो गया तो एक्सएल कम हो गया, तो कम का मतलब नीचे हो गया, तो ये हुआ एक्सएल, यहां ये था एक्सएल, ये था एक्ससी। अगर ओमेगा कम हो गया तो एक्ससी बढ़ गया, एक्ससी बढ़ गया, ये हुआ एक्ससी। लेकिन अब एक्ससी माइनस एक्सएल क्या, एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर तो बढ़ गया ना। फिर से देखो, अगर एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर बढ़ गया तो जेड बढ़ गया, क्योंकि जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो अगर ये टर्म बढ़ गया तो जेड बढ़ गया ना, जेड बढ़ गया तो धारा घट गई। तो दो ही स्थितियों में धारा, एक स्थिति में धारा अधिकतम होगी जब दी गई आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति है तो जेड घट जाएगा, धारा बढ़ जाएगी। अगर उससे ज्यादा है आवृत्ति तब भी धारा घटेगी, और उससे कम है आवृत्ति तब भी धारा घटेगी। तो इससे आपको ग्राफ पता चल सकता है, अगर धारा का और आवृत्ति का, किसका किसका, करंट का और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ प्लॉट करें, बोलो, करंट और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो रेजोनेंस वाली कंडीशन में तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम। अगर अनुनादी आवृत्ति है, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो धारा अधिकतम है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो धारा घटेगी बढ़ेगी, बोल ही नहीं पा रहे यार। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो धारा घट गई है कि बढ़ गई है, घट गई है। तो धारा घट गई है का मतलब इससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाइए, कहीं घट गई है। और जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तब भी धारा घट गई है, तो फिर ये घट गई है। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही अगर
जेड का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए तो अनुनादी आवृत्ति पर जेड क्या होता है? अनुनादी स्थिति में, रेजोनेंस कंडीशन में जेड क्या होता है? मिनिमम होता है भाई। क्या होता है? मिनिमम। अनुनादी स्थिति में जेड क्या होता है? मिनिमम। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो जेड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो बाकी सर्किट ऐसा बनेगा, जेड ये मिनिमम हो गया अनुनादी पे, तो जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा बनेगा, धारा और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा बनेगा। बेटा नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल समझा दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा। आपको कोई बात डाउट हो तो आप पूछ लो। हाँ नहीं, हम और अच्छे से कोशिश की जाएगी। अगर नहीं आया तो इसका मतलब हमारा ये वाला तरीका आपको पसंद नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा भी तरीका सोचा जाएगा। आ गया क्या? अब इसके बाद आप और अच्छे से चलिए, आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु। आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या हेडिंग है भैया? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु। नाम से ही लग रहा है अर्ध शक्ति, मतलब जहां शक्ति आधी हो जाए वही तो बिंदु अर्ध शक्ति बिंदु है। तो अर्ध शक्ति बिंदु के लिए पहले वही जो अभी ताजा ताजा ग्राफ पढ़ा है, ये वाली आवृत्ति कौन सी है? अनुनादी आवृत्ति है। इस पर करंट की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट मैक्स होगी ना? बोलो भाई। तो अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो इस बिंदु पर धारा जो है वो अपने मैक्सिमम का √2 रह जाएगी। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम, उसका √2 रह जाएगी। नहीं, ये F1 F2 है कुछ। तो सुनिएगा परिभाषा। अभी पहले P = BI सुने कि नहीं? अरे सुने कि नहीं? तो P मैक्सिमम क्या होगा? P = BI, V मैक्सिमम, I मैक्सिमम का होगा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये तो इस पॉइंट पर P मैक्सिमम आया था, यहां पे देख रहे हैं P डैश कुछ, V तो V वोल्टेज तो सेम ही है, करंट जो है वो क्या हो गई? I डैश हो गई। तो V मैक्सिमम इंटू I डैश, तो V मैक्सिमम रहने दीजिए, I डैश की वैल्यू क्या है? I नॉट मैक्स, जो भी है मैक्स लिख दो इसको, इसी को मैक्स अपॉन √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? V मैक्स I स्क्वायर R से करो तो उससे ज्यादा सही रहेगा, जिससे समझने में आसानी रहेगी। P के 3 फॉर्मूले पढ़े थे लोग। P के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। P = BI, V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर इंटू R। P = I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R वाला देखेंगे, जिससे रेजिस्टेंस का आपको आइडिया तो सेम ही रहेगा। जैसे कोई भी सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो P = I स्क्वायर R, ये P मैक्स होगा तो I मैक्स होगा इंटू R। तो अब ये उस पे हम निकाल रहे हैं P इसी डैश पे, ये इस पॉइंट पे P है। ये क्या हो जाएगा? I कितना हो जाएगा? I मैक्स रहने दो, यहाँ पे नॉट हटा दो, I मैक्स अपॉन √2 का स्क्वायर इंटू R। तो ये हो जाएगा I मैक्स स्क्वायर R अपॉन 2। इसकी जगह पे P मैक्स लिख सकते हैं। तो जो इस बिंदु पर शक्ति है वो अपनी अधिकतम शक्ति का क्या हो गई? आधी हो गई। तो फिर से सुनिएगा परिभाषा। आवृत्ति के वे बिंदु
क्या? आवृत्ति के वे बिंदु जिस पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, फिर से, आवृत्ति के वे बिंदु जिस पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अपने अधिकतम धारा का 1/√2 भाग, आई मैक्स का कितना रह गई है? 1/√2, यही तो लिखा है। फिर से, आवृत्ति के वे बिंदु जिस पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अपनी अधिकतम धारा का 1/√2 गुना रह जाती है। फिर से, आवृत्ति के वे बिंदु जिस पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अपनी अधिकतम धारा का 1/√2 रह जाती है तथा शक्ति अपनी अधिकतम शक्ति का आधा रह जाती है, तथा शक्ति अपनी अधिकतम शक्ति का आधा रह जाती है। अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं, आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। फिर से बोल दीजिएगा, आवृत्ति के वे बिंदु जिस पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अपनी अधिकतम धारा का 1/√2 भाग रह जाती है तथा शक्ति अपनी अधिकतम शक्ति का आधा रह जाती है। उन बिंदुओं, आवृत्ति के उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट इन द सर्किट इज changes to 1/√2 times of maximum current, changes to 1/√2 times of maximum current and power becomes half of the maximum power, then the frequency is known as half power frequency. That frequency is known as half power frequency. चल जाएगा क्या? अरे चल जाएगा ना? तो ये फिर से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप अपने मन से एक बार लिखें, फिर उसके बाद हाँ इसमें बहुत कुछ लिखना है। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या भैया? बैंड विड्थ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। तो ये आवृत्ति कौन सी है? आवृत्ति के अर्ध शक्ति बिंदु की आवृत्ति है ना। हेलो, अर्ध शक्ति बिंदु की आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। ये निकालना है हमको, डेल्टा एफ। तो ये किसके इक्वल है? F2 में से अगर F1 घटा दो तो ये मिल जाएगा ना, F2 माइनस F1। बोलो भाई, आवृत्ति वो अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति, अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बोलो, अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बोलो, अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ, इज नोन एज बैंडविड्थ। अब ये समझ में आ गया होगा शायद बैंड चौड़ाई। तो डेरिवेशन ऑफ बैंडविड्थ, ये बोर्ड के लिए महा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस पूरे चैप्टर में से जो आने लायक चीज है वो सुनिए, कौन कौन सी चीज है? एक एलसीआर सर्किट बताया, एक ये, दो डेरिवेशन में से एक 100% आएगा बोर्ड में। दो डेरिवेशन में से एक 100% आएगा, चाहे तो वो एलसीआर वाला आ जाए और चाहे तो ये आ जाए। अब आएगा तो 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो सुनिए, बैंड चौड़ाई का व्यंजक, बैंड चौड़ाई का व्यंजक, ये हेडिंग है। ये तो आप जानते ही होंगे। अरे जानते कि नहीं? अरे जानते हो, आई नॉट मैक्सिमम ही तो है, तो इसकी जगह पे वी आर एम एस अपॉन आर लिख सकते हो। आई नॉट की जगह पे आई बाई वी, आई इक्वल्स वी बाई आर, तो वी आर एम एस अपॉन आर, √2 तो है ही है। आई आर एम एस की जगह पे क्या लिख सकते हो? वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो, अगर ये हो गया तो खेल खत्म, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बचा, कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ तो पलट के ऊपर ले चलो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर इक्वल्स R√2, यही तो आएगा।
रूट में भी है ये भी। अरे ये फार्मूला नहीं होता है क्या? AC क्यों ज्यादा खतरनाक है, DC क्यों कम खतरनाक है? ये I की जगह V बाई R लिखे हैं तो ये √2 बचेगा कि नहीं बचेगा बैल? तो I नॉट यहाँ पे I नॉट की वैल्यू क्या होती है? VRMS अपॉन R नहीं होती है? I नॉट में हाँ तो VRMS हो जाएगा V नॉट I इक्वल्स V बाई R सुने हो बैल कि नहीं सुने हो? तो I के प्लेस पे V अपॉन R नहीं लिख दिया है? RMS वैल्यू ही होती है। नॉट लगा वहाँ पे। दुनिया में बहुत गधे मरे थे तो अकेले तुम पैदा हुए हो बेटा। I RMS इक्वल्स होता है I नॉट √2, सॉरी I नॉट इक्वल्स होता है I RMS अपॉन √2। ऐसे ही हमने VRMS बताया था, V नॉट इक्वल्स VRMS अपॉन √2। तो हमने बताया था जो हमारे यहाँ वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है इनटू √2, तो ये VRMS तो ये 311 वोल्ट आता है। अच्छा V नॉट इक्वल होता है VRMS एक कंफ्यूजन कम किया करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा। अभी भी कंफ्यूज हो तुम, मुझे लग रहा है। हाँ वो I RMS इक्वल नहीं होता है RMS ये I नॉट नहीं भैया, I RMS इक्वल्स I नॉट इक्वल्स I RMS अपॉन √2। चलेगा ना? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? ये हो गया। अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो इधर क्या बचेगा? R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर इक्वल्स, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो 2R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखो, XL माइनस XC होल स्क्वायर इक्वल्स 2R स्क्वायर में से R स्क्वायर गया R स्क्वायर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, XL माइनस XC इक्वल्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस माइनस R। XL की जगह ओमेगा L लिख सकते हो, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C लिख सकते हो। बोलो प्लस माइनस R, ये बना इक्वेशन फर्स्ट, चाहे इसको अभी फर्स्ट ना लिखो। अब अगर ये x ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल्स प्लस माइनस R, इतने में कोई टेंशन नहीं होगी ना? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे इसको मान लो कुछ P1 पॉइंट, इसको मान लो कुछ P2 पॉइंट। तो बिंदु P1 पर सब 1 1 है ना? अरे ये 1 है ना फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा भी तो 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C इक्वल्स, अच्छा इधर है तो माइनस R और इसके इधर है तो प्लस R, ठीक है? तो इसके इधर है तो इसलिए हमने माइनस R ले लिया। चल जाएगा क्या? अरे आया नहीं आया? प्लस माइनस R दोनों आया है। और ऐसे ही बिंदु P2 पर क्या लिखेंगे? बोलो, ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इक्वल्स प्लस R। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर दीजिए? एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 देखो क्या है, यही तो है। तो इसको इसमें जोड़ना है, तो क्या लिखोगे बताओ? ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L, इसको एक साथ जोड़ लो, माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इक्वल 0। प्लस R माइनस R 0 हो जाएगा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? हाथ यहां से हटाओ, यहां से L कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन C कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन 1 2 ही रहने दो, कोई इसकी जरूरत नहीं है।
1 2, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ लोग टेंशन में आ रहे होंगे। प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, इतने में कोई दिक्कत है क्या? पक्षांतर कर लो, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इधर गया तो ये प्लस हो गया, तो 1 अपॉन सी रहने दो, लघुत्तम भी इसी के साथ लगे हाथ ले लिया जाए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कट जाएगा ना, तो ये बचा क्या? ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स 1 अपॉन LC, या 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स LC। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए? सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो पॉजिटिव में से निगेटिव वाला सब्सट्रैक्ट करो, समीकरण 2 में से क्या घटा दो? 1। तो 2 वाला पहले लिखो, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L, L वाला एक साथ लिख दिया। फिर इसको पहले लिखो, माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1C। अरे माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस आर माइनस माइनस आर, तो प्लस आर माइनस माइनस आर, ऐसा हो जाएगा क्या? यहाँ L कॉमन दिख रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन C कॉमन दिख रहा है, या इसको पहले प्लस वाले को लिख दो, बाद में माइनस वाले को, तो प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1C माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इक्वल्स 2R। L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन C कॉमन दिख रहा है, यहां क्या बचा? ओमेगा L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन C, एलसीएम ले लो, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2R। इतने में कोई कष्ट है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों पास है, कॉमन ले लो। यहां क्या बचा? L, यहां क्या बचा? 1 अपॉन C, और 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह LC लिख सकते हो। बोलो डायरेक्ट लिख दे, बहुराओगे तो नहीं चल जाएगा। इक्वल्स 2R है ना, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ब्रैकेट में 2L बचेगा, 2R, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां थोड़ा साइड में इधर लिख देते हैं, बोलो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स R अपॉन L हो जाएगा। ओमेगा 2 की जगह 2 पाई F2 लिख सकते हो, माइनस 2 पाई F1 लिख सकते हैं, R अपॉन L, 2 पाई कॉमन ले लिया जाए, F2 माइनस F1 R अपॉन L, F2 माइनस F1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? R अपॉन 2 पाई L। ये हो गया बैंड चौड़ाई, ये भी हो गया बैंड चौड़ाई, ये दोनों फार्मूला याद करना है इसमें से। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप डिराइव करें जल्दी से अपने मन से। ये यहाँ पे बोर्ड पर दिख नहीं रहा, ये वाला लाइन ऊपर लिख देते हैं यहाँ ले जाके, F2 माइनस F1 इक्वल्स R अपॉन 2 पाई L, R अपॉन 2 पाई L। ये ठीक भाई, धन्यवाद, इसको करिए जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।